नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपके लिए हाजिर हैं। आज 6 मार्च 2017 को माज़रत चाहता हूँ, लास्ट वीक प्रोग्राम नहीं कर सका था। कुछ मसरूफियात ऐसी आ जाती हैं कई दफ़ा कि निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं हमेशा की तरह थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स के साथ, थोड़ी गपशप के साथ, थोड़ी अपडेट्स के साथ। सबसे पहली बात यह है, इस हफ्ते इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स कहाँ पर हो रही हैं। अभी तो लंदन ऑफिस में ही सारा हफ्ता चलेगा और थर्सडे को यानी जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप वहाँ मिलना चाहते हैं प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। माजरत चाहता हूँ, पिछले हफ्ते जिन लोगों के साथ बर्मिंघम में अपॉइंटमेंट्स बुक थी उनसे मैं नहीं मिल सका था, लेकिन कोशिश यही थी कि मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा और जो भी उनके मसले मसाइल होंगे वो मैं फ़ोन पे या मैं स्काइप पे हल कर लूँगा। जिन लोगों से बात हो गई उनकी तो उम्मीद है मसले हल हो गए होंगे। जिनसे नहीं हो सकी मुझे कल फ़ोन कर लीजिए, मुझे बुध वाले दिन फ़ोन कर लीजिए, मुझे जुमे वाले दिन फ़ोन कर लीजिए। मैं सारा वक्त अपने फिंचली ऑफिस में ही होऊंगा। जुमेरात को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में होऊंगा अगर आप वहाँ मिलना चाहते हैं। अब बात करते हैं जी कुछ जो इस हफ्ते का मैंने टॉपिक चूज़ किया है। मुझे बहुत सारी ईमेल्स फेसबुक पे, अपने वो info@बुखारी चैम्बर्स पे और हर जगह से क्वेश्चंस आते रहते हैं टॉइक के बारे में कि जी टॉइक यानी ETS और ये वो, इनके बारे में क्या हुआ, इनके केसेस का क्या फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, क्या बनेगा हमारा। अब इसके अंदर मैं एक दफ़ा बात को क्लियर करता चलूं ताकि जो सुनने वाले बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, जिनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, उनको एक दफ़ा बात क्लियरली समझ आ जाए। आपको पता है एक MA नाम का केस है, एक कादिर नाम का केस है। ये कुछ केसेस को टेस्ट केसेस के तौर पे रख के उनको लेके जाया गया है आगे, और उसके अंदर ये फैसला करना था कोर्ट ने कि क्या होम ऑफिस की तरफ से ये कह देना कि आपने एक फ्रॉडुलेंट टेस्ट जमा कराया है, क्या उसकी वजह से आपका केस रिफ्यूज होना और आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देना जायज़ बनता है कि नहीं बनता। अब इसमें सिंपल बात जो बनती है वो ये कि सबसे पहले कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट टेस्ट किया और उसकी बेस पे आपने इमिग्रेशन स्टेटस हासिल करने की कोशिश की और आप पकड़े जाते हैं, जाहिर है पकड़े जाएंगे तो उनको पता चलेगा, और आप पकड़े जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे से भी आपकी तमाम एप्लीकेशंस को रिफ्यूज कर दिया जाएगा 10 साल तक। मैंडेटरी नहीं है लेकिन वो कई दफ़ा इसको कर देते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो उसमें आपके केस के ऊपर एक धब्बा लग जाता है, आपके नाम के साथ एक धब्बा लग जाता है, और उसमें आपको यह मालूम है कि अब आगे से आप जो भी अपनी इमिग्रेशन स्टेटस के लिए एप्लीकेशंस डालते रहेंगे उनको इसी बात पे रिफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि आप जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल में आ जाते हैं। अब जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल के अलावा अगर एक बंदे ने टेस्ट किया लेकिन उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया अपने लीव टू रिमेन हासिल करने के लिए, तो फिर तो वो चीज उसके ऊपर इस्तेमाल ही नहीं होनी चाहिए। अब उसमें होम ऑफिस ने क्या किया, मेरे सामने अभी भी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं जहां पे वो इस चीज को इस बात पे रिफ्यूज करते हैं कि जी आपने टेस्ट किया, आपने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंट टेस्ट किया हम आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे और आपकी लीव टू रिमेन कैंसिल करते हैं या आपकी लीव टू रिमेन को रिफ्यूज करते हैं। चैलेंज करना पूरा पूरा बनता है इनके ऊपर, क्योंकि कानून ये कहता है कि आपने उस टेस्ट को इस्तेमाल किया। अगर आपने इस्तेमाल किया उसको लीव टू रिमेन ऑब्टेन करने के लिए तो फिर तो ठीक है, सजा मिले आपको अगर ये प्रूव कर लेते हैं कि वो गलत है। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर सकते कि वो गलत है या आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो वो चीज आपके ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि जी जो प्रूफ मांगा गया उनसे वो प्रूफ किस हद तक जा रहा है और उसके अंदर क्या कहा गया। अब कहा यह गया, होम ऑफिस कहता है कि जी हमने अपनी रिसर्च की, हमने इन्वेस्टिगेशन की और हमने ETS का पता लगा लिया कि वहां पे बहुत सारे टेस्ट जो थे वो सैकड़ों के लिहाज से वो सही तरह से नहीं किए जा रहे थे और उसके अंदर कोई प्रॉक्सी टेकर आता था, यानी एक बंदा जो कि इसकी इंग्लिश ठीक है वो किसी और के नाम पे आके वहां बैठ के टेस्ट दे रहा था और उसमें टेस्ट सेंटर वाले ही पैसे बना रहे थे और वो लोग भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहे थे। सो ये उनकी सारी सिचुएशन है। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि उनके पास हर एक का अलहदा अलहदा इंडिविजुअल एविडेंस मौजूद नहीं है। सो होम ऑफिस ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने लोग टॉइक के साथ मुंसलिक थे उन सबको रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, उन सबकी लीव्स कर्टेल करनी शुरू कर दी, उन सबको बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद फिर हमारे जैसे सरफिरे जो थे, जो ये समझते थे कि कुछ नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं, क्या हर एक को आप एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, जो कि गलत बनता है। सो इसके अंदर क्या किया जाए, आप प्रूफ दें हमें कि क्या प्रूफ है आपके पास कि इन्होंने फ्रॉड किया। अब उस पर धड़ाधड़ केसेस उड़ना शुरू हो गए
क्योंकि जब जजेस ने प्रूफ मांगा तो होम ऑफिस के पास तो प्रूफ ही नहीं था। फिर उन्होंने ये कहा कि जी आप पब्लिक पॉलिसी को देखें, हमें ये पता है कि 2 नंबरी हुई है, अब किस किसने किया हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जनरली ये सारे का सारा जो है ये सिस्टम ये ठीक नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर जो फाइनल पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, जो लास्ट कोर्ट का डिसीजन आया है, वो ये कहता है कि जो एविडेंशियल बर्डन होम ऑफिस के ऊपर है, यानी होम ऑफिस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने अपना केस प्रूव करना है, वो अपनी ये जनरल जो वो एलिगेशंस लगाते हैं और जो जनरल वो एविडेंस देते हैं और जो वो सब कुछ कहते हैं कि जी ये लोगों ने मिली भगत करके और उल्टे सीधे टेस्ट किए हैं, वो सब कुछ करके उसकी बेस पे उनका एविडेंशियल बर्डन डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोग टॉयक वाले हैं सारे के सारे उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एविडेंशियल बर्डन जो पहले होम ऑफिस के ऊपर था कि उन्होंने ये प्रूव करना है कि कुछ 2 नंबरी हुई है, उन्होंने अपनी साइड प्रूव कर दी ये एविडेंस लगा के। अब जो भी एप्लीकेंट है जिसको रिफ्यूज किया जा रहा है, जिसका केस खत्म किया जा रहा है, अब उसके ऊपर है कि वो क्या अपनी इनोसेंट एक्सप्लेनेशन देता है, इन अ सेंस की एप्लीकेशन देता है कि जी मैंने टेस्ट गलत नहीं किया, मैंने तो सही किया था। अब वो जो एविडेंस देगा उसके ऊपर केस बाय केस बेसिस पे उनको देख के अगर जज आपकी बात पे एतबार करता है कि आपका इंग्लिश ठीक है, आप खुद टेस्ट देने गए थे, आपने कोई 2 नंबरी नहीं की, आपने किसी को पैसे दे के काम नहीं कराया, अगर जज आपकी बात मान लेता है तो आपको वहां पे स्टेटस मिल जाता है, यानी आपकी अपील को सक्सेसफुल करार दे दिया जाता है। अपील सक्सेसफुल होने के बाद फायदा उसका सबसे बड़ा क्या है, आपके ऊपर से डिसेप्शन हट गई। अब आप कोई और एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, अगर आपकी बनती है कोई और एप्लीकेशन तो आप फिर डाल सकते हैं, क्योंकि डिसेप्शन आपके ऊपर से हट गई। अगर वो डिसेप्शन हटती नहीं है आपके ऊपर से तो आप आगे से जो मर्जी करते रहे, चाहे आपने कहा जितना भी मैंने फाइट करना है, आपके ऊपर वो डिसेप्शन लगी रहेगी। अब जो मोटी बात निकलती है वो ये है कि अगर आपके केस में डिसेप्शन लगी और आपको अपील का मौका मिला और आप कोर्ट में जाते हैं जज के सामने, तो जज ने होम ऑफिस की एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेनी है कि जी आपने जो कहा, जो एविडेंस आपने दिया, जो आपने इंक्वायरी की, जो आपने उसके ऊपर हमें जो भी नंबर्स दिए, वो सारे के सारे हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो कोर्ट की जजमेंट आई है वो ये कहती है कि आपका एविडेंशियल बर्डन सिर्फ डिस्चार्ज होता है, उसके बाद जो इनोसेंस का प्रूफ देना है या इनोसेंस का बर्डन आपके मेन अपेलेंट के ऊपर आ जाता है, यानी आपके ऊपर आ जाता है। आप अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी बेस पे वो आपको आपकी अपील को सक्सेसफुल करार दे सकते हैं और जज ये मान सकता है कि जी आपके केस में आपने 2 नंबरी नहीं की थी, बाकी और लोगों ने की भी हो तो ठीक है, आपने नहीं की थी। अगर वो बात आपने मनवा ली तो आपके नाम से डिसेप्शन हट जाएगी। फिर हो सकता है आपके केस पे जो भी डिपेंड करता है, आपने अगर स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन डाली थी, हो सकता है आपको दोबारा मौका मिल जाए, आपकी कोई और एप्लीकेशन थी या चल रही थी या आपके पास लीव थी जिसको कर्टेल किया गया, वो सब कुछ फिर आपका बहाल हो सकता है। बेसिकली आप वापस जिंदों में आ सकते हैं जहां पे होम ऑफिस ने आपको निकाल दिया होता है। मेरा ख्याल है ये आज एक ज़रूरी था। काफ़ी देर से मैं सोचता था कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ रह जाता था, कोई ना कोई कोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे होते थे। अभी ये लेटेस्ट पोजीशन है और ये मैं चाहता था कि आज मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको मालूम हो कि आप कहां पे खड़े हैं, क्योंकि जो भी आपने करना है इसके बाद वो आपको इन्हीं चीज़ों के इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है जनाब, अब मेरा ख्याल अपने फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ अली। मैं ये बात अली भाई से 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं मेरे। जी बताइए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मेरी वाइफ का वीजा लगा था डिस्कशनरी लीव के ऊपर 10 इयर्स बेसिस पे, फैमिली के जैसे मेरे बच्चे में ब्रिटिश हैं। ठीक। तो एक एक्सटेंशन तो उनकी मैंने करा ली थी 2.5 साल के, अब उनको तकरीबन 5 साल पूरे हो गए। ठीक। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मैं उनकी जो दूसरी बढ़वाने जाऊंगा ये लीव 2.5 साल की, तो वो मैं डायरेक्ट विंडो सर्विस इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक्सप्रेस सर्विस, या मुझे दोबारा फॉर्म भर के दोबारा उसी तरह से जाने पड़ेगा जैसे पहले लिए 2 दफा? ठीक है। एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये कि मेरे कजन है, वो 2004 में यहाँ पर आए थे स्टूडेंट वीजे पे। स्टूडेंट वीजे पे रहते रहे, फिर उन्हें यूरोपीय यूनियन के वीजे पे चले गए, शादी कर ली यूरोपियन लड़की से, फिर वो उस पे रहते रहे। अब उन्हें 2017 में तकरीबन 13 साल हो गए, लेकिन वो इलीगल एक दिन भी नहीं हुए। तो अब मेरा सवाल ये है, किसी वकील से मैंने बात की थी कि हम इनकी लॉन्ग जो 10 ईयर्स की बेसिस है लॉन्ग रेजिडेंसी पे, उस पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि जो यूरोपियन का पीरियड है
ये होम ऑफिस आपका काउंट नहीं करता 10 ईयर्स की लॉन्ग रेजिडेंसी पे। तो ये 2 सवाल मेरे हैं, प्लीज आप इनका मुझे टीवी पे जवाब दे दें। ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। ओके। सबसे पहला आपका सवाल जो है कि आप विंडो पे जा सकते हैं कि नहीं अपनी वाइफ की एक्सटेंशन के लिए। सर, मैंने बहुत एक बिटर एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है कि कभी भी इस चीज़ का साफ जवाब मत दो, क्योंकि होम ऑफिस वालों का जिस दिन सूरज चढ़ता है उस दिन जो मूड होगा वो उसके मुताबिक बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, विंडो पे जाने के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, आराम से अपना ऑनलाइन चेक कीजिए या होम ऑफिस को फ़ोन कीजिए, उनसे कहें आपने अपॉइंटमेंट बनाने के सिलसिले में 10 ईयर की रूट की आपने एक्सटेंशन लेनी है, वो आपको उससे बता देंगे। मेरे नज़दीक आपको मिलना चाहिए, होना चाहिए आपके पास कि आप जाके कर सकते हैं, लेकिन वो करते हैं कि नहीं, आप उनसे कंफर्म कीजिए, वही आपको बताएंगे। मेरे नज़दीक ऐसा भी हुआ है कि एक हफ्ता एक पॉलिसी रही है, अगले हफ्ते हमें पता चला कि नहीं जी पॉलिसी बदल दी गई है, फिर वो चलनी शुरू हो गई, और लिटरली 4 दिन बाद या 6 दिन बाद पता चला कि जी पॉलिसी वापस उन्होंने वही कर दी जो 2 हफ्ते पहले थी। ये चीजें ऐसी हैं कि मैं इनके ऊपर कोई आपको जवाब नहीं देना चाहता, बट आप कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इंटरेस्टिंग सवाल आपका दूसरा वाला है। अगर आपने ईईए रेजिडेंस परमिट लिया, यहाँ पे आपकी शादी हुई किसी यूरोपियन नेशनल से, उसके ऊपर आपका टाइम गुजरता रहा यहाँ पे, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप जेन्युइनली लीगली उनके साथ रह रहे थे, उनकी सारी कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए आप कर रहे थे, तो आप उसको लीगल टाइम के अंदर यकीनन इस्तेमाल कर सकते हैं। होता कहां पर है मसला कि आपने, अब फॉर एग्जांपल आपकी कजन का आपने बताया 2004 में आए, अब 2004 से उनका टाइम गुजर रहा है, अब 2014 में जाके उनके 10 साल लीगल हो गए, अभी तक उन्होंने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी बीच में शादी हो गई थी यूरोपियन नेशनल से। अब आपने कहा कि जी किसी ने कह दिया कि जी वो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। वो तब एक्सेप्ट नहीं होगा अगर लेट्स से उन्होंने 2010 में शादी कर ली थी, 2010 में शादी करके अब बीवी कहीं है, वो कहीं है, जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ पेपर्स के लिए उन्होंने शादी की थी या स्टेटस के लिए सिर्फ शादी की थी, अगर जेन्युइन मैरिज नहीं तो उनके पास वो सारा प्रूफ भी नहीं होगा, तभी उन्होंने 2014 में अप्लाई नहीं किया होगा। अगर वो थ्रू आउट कहीं पे भी इलीगल नहीं रहे और बीवी उनके साथ चल रही होती, अगर उनका स्टेटस सब कुछ ठीक होता, अगर उनका रिलेशनशिप जेन्युइन चल रहा होता, तो यकीनन 2014 में उन्होंने अच्छी खासी पछूड़ी डाली होती होम ऑफिस को इंडेफिनिट लीव लेने के लिए। लेकिन क्योंकि इनका सही चल नहीं रहा होगा या इनका रिलेशनशिप उससे पहले ब्रेक डाउन हो गया होगा, इसलिए उस टाइम को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्लीज चीज याद रखिए, कानून ये कहीं पे भी नहीं कहता कि अगर आपने किसी यूरोपियन नेशनल के साथ टाइम गुजारा है तो वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, अगर आप किसी यूरोपियन नेशनल के साथ हैं, आपको प्रूव करना पड़ता है कि थ्रू आउट आप उन्हीं कंडीशंस के ऊपर रह रहे थे जिनकी बेस पे आपको रेजिडेंस परमिट ग्रांट किया जाता है। अगर वही आपका सारा कुछ चल रहा है और आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं, then there is no problem, फिर आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस टाइम को। मैंने की हैं एप्लीकेशंस, मैं जानता हूं इसके बारे में, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया या आप किसी वजह से उसको प्रूव नहीं कर सकते, तब वो आपका टाइम पीरियड काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको प्रूफ के साथ एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जब आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तो फिर तो आपकी किसी भी चीज को नहीं माना जाएगा, और ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए हमें वकालत की डिग्री हासिल करना जरूरी नहीं है। पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है जी, ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।